मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह सिक्योरिटी सूरत हाल की जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के पड़ोसी इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर की बीजेपी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। तो उधर वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर के दौरे और यौम जमहूरिया तकरीब के पेश नज़र जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से शाहराहों पर खुसूसी चौकियां कायम करके पंजाब से आने वाली तमाम गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे, और अगर हम बात करें 26 जनवरी तो मात्र कुछ ही दिन बचे हैं और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। और इसी बीच सुरक्षा को कड़ा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हाईवे पे नाके लगाए जा रहे हैं और विशेष नाके लगाकर हर एक गाड़ी की गहनता से चेकिंग की जा रही है। जितनी भी गाड़ियाँ जो पंजाब से जम्मू की तरफ जा रही हैं उनको जहाँ पर चेक किया जा रहा है, चाहे छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी, सभी गाड़ियों को जहाँ पर चेक किया जा रहा है। और सुरक्षा के लिहाजे से अगर हम बात करें तो सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करते हुए सुरक्षा बलों द्वारा पूरे बॉर्डर इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरह से राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान द्वारा जो नापाक कोशिशें की जा रही हैं उनको देखते हुए और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो दौरा करेंगे देश के गृह मंत्री, तमाम सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे। और 26 जनवरी के मद्देनज़र इन तमाम नाकों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हाईवे पे नाके लगाकर सुरक्षा को कड़ा करते हुए हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जिला प्रशासन सांबा की तो जिला प्रशासन सांबा ने भी सुरक्षा को देखते हुए बेहद ज़रूरी कदम उठाया है, जिसको लेके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 1 किलोमीटर एरिया तक जो है वो धारा 144 लागू कर दी है ताकि हर एक मूवमेंट को वहाँ पर देखा जा सके। और किसी रात के समय की मूवमेंट को जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाते हुए अगर किसी को इमरजेंसी में जाना है तो उसे जाने दिया जाएगा और उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक की जाएगी। लगातार अगर हम बात करें तो सुरक्षा को कड़ा करते हुए तमाम जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सुरक्षा को कड़ा कर दिया। और साथ ही साथ बॉर्डर इलाकों में लगातार पुलिस की तरफ से गश्त की जा रही है। जितनी भी बॉर्डर चौकियां उनको अलर्ट मोड पे कर दिया है, बीएसएफ अलर्ट पे है। और साथ ही साथ एसओजी की तरफ से तमाम सर्च ऑपरेशन लाज कर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ऐसे इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस ओर घुसपैठ की जाए और सुरक्षा में सेंध लगाई जाए और जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डाला जाए। उन सब को रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तरफ से अलर्ट कर दिया गया। और सुरक्षा को कड़ा करते हुए आज एक विशेष नाका जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जो है वो लगाया गया और तमाम गाड़ियों को जहां पर चेक किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। न्यूज़ 18 जेकेलिश की खबर पर मोहर लग चुकी है। साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग की पीडीपी में वापसी हुई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के मौके पर बिजबिहाड़ा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन बेग समेत कई लोगों ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अपनी आम लोगों को सरकार ने मिलिटेंट बनाया है और इन्हें पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इज्जत और वक़ार के साथ हमारे हुकूक नहीं लौटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीडीपी मसाइल का हल चाहती है और अमन के क़याम के खातिर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसीलिए अलाहिदगी पसंदों के साथ बातचीत शुरू की थी। उन्होंने लोगों से सच्चाई के लिए खड़े होने और एक बड़े मकसद के लिए पीडीपी की हिमायत करने की भी अपील की। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया सफीना बेग महबूबा मुफ्ती के हमरा नजर आए। हालांकि मुजफ्फर हुसैन बेग की पार्टी में वापसी का कोई भी ऐलान नहीं किया गया। तकरीब के दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग ने आवाम से खिताब किया और मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख्यालात और अवामी खिदमात पर रोशनी डाली। मुफ्ती सईद की बरसी में सीनियर रहनुमा सरताज मदनी, नईम अख्तर, अब्दुर्रहमान वीरी,
डॉक्टर महबूब बेग और दीगर ने भी शिरकत की। कायदीन ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खिराज अकीदत पेश किया और उन्हें एक बाहिम्मत और बसीरत वाला सियासतदान करार दिया। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने, ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या पंजाब लोगों से चाहिए करा? अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो। वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की, उन्होंने अलायदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदा रहें। मुफ्ती साहब ने कभी गलत बात नहीं की। मुफ्ती साहब ने एक ही बात की, एक ही झंडे को थामा, मगर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत अमन चाहिए। हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, मगर अगर आप इज्जत से बात करोगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप डंडे से बात करोगे जैसे आपने बफरियाज में किया। साबिक वज़ीर-ए-आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 8वीं बरसी पीडीपी हेडक्वार्टर जम्मू में इसलिए खिराज अकीदत पेश किया गया। इस दिन को मनाने के लिए पार्टी कारकुनों और लोगों ने शिरकत की। पीडीपी के सीनियर तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुफ्ती साहब एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर और मुल्क के लोगों के लिए काम किया। इनकी तालीमात हमें बेहतर आने वाले कल के लिए रहनुमाई करेंगी और चारों तरफ खला महसूस हो रहा है जिसे पुर करना मुश्किल है। जीवन था उसको अगर हम देखें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के नहीं, वो इंडिया के एक टालेस्ट लीडर थे। वो पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर इस देश के थे। तो दूसरी बात थी कि उन्होंने जो एक प्रोग्राम दिया था हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो उनका जो ख्वाब था एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उसके ऊपर पूरा काम किया और पार्टी आज उनके नक्शे कदम पर चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब के जाने से जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ खला पैदा हो गया जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि मुफ्ती साहब एक ऐसी शख्सियत थे, उनको किसी पार्टी का नेता नहीं माना जाता था, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। और उनके नक्शा कदम जो उनके पॉलिसी प्रोग्राम था जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तब माना, तो आज इस वक्त जब जम्मू कश्मीर एक दलदल में फंस चुका है तो मुफ्ती साहब की कमी हमें बहुत खिल रही है। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती साहब की क़यादत में हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मुस्तक़बिल दिया जा सके। तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि आज जो अगर मुफ्ती साहब को कोई श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। जम्मू में बीजेपी कोर कमेटी का इजलास तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा तक जारी रहा। बीजेपी के तमाम सरकर्दा लीडरान, जिनमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, जम्मू कश्मीर के शरीक इंचार्ज आशीष सूद और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत दीगर मौजूद रहे। इजलास में जम्मू कश्मीर के हवाले से कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा ने उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है, जो कि अगले चंद महीनों में मुनक्किद हो सकते हैं। इस दौरान सुनील शर्मा ने अपोजिशन जमातों को भी निशाना बनाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जम्मू का दौरा था, लेकिन वो जम्मू नहीं आ पाए क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से उनका जहाज है वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए जहां से उनको आना था। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोर कमेटी की मीटिंग जिसमें उनको खुद यहाँ फिजिकली अटेंड करना था, लेकिन उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की वर्चुअल मोड पे। और यहाँ पे जो टॉप कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं बीजेपी के, वो सभी इसमें शामिल हुए। सुनील शर्मा जो कि कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इसमें शामिल हुए। क्या क्या बात हुई है, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ी और जो नड्डा साहब ने क्या क्या इनको इंस्ट्रक्शन, उस पर बात करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कोर कमेटी की जो मीटिंग आज हुई और वर्चुअली नड्डा साहब इसमें जुड़े थे, क्या क्या उन्होंने टिप्स दिए, क्या क्या डायरेक्शंस दिए और किस तरह का फीडबैक उन्होंने लिया? थैंक यू समीर साहब। बेसिकली आज एक फिक्स्ड टाइम था मीटिंग का, 1:30 बजे। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये मीटिंग लेनी थी और इसमें कोर ग्रुप पूरा बुलाया गया था
बदकिस्मती से जो ये मौसम खराब रहा और उनका विमान यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया। इस कारण उन्होंने चंडीगढ़ से ही पूरी कोर कमेटी और इसके अतिरिक्त एक्सटेंडेड कोर ग्रुप माना जाए लगभग 24 प्रमुख कार्यकर्ताओं की ये बैठक रही जो वर्चुअल रही। ये शुद्ध रूप से बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी, संगठनात्मक मीटिंग थी। इसमें कोई प्रशासनिक विषय नहीं था, केवल और केवल संगठनात्मक विषय थे। जैसा हम सब जानते हैं कि आने वाले मार्च अप्रैल में चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है और उस चुनाव को लेके रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या विषय होने चाहिए, कैसे हम आम समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाके मोदी जी की लोकप्रियता को लेके, मोदी जी की लाभकारी योजनाओं को लेके, मोदी जी के कार्यक्रमों को लेके आम जनमानस के बीच में कैसे जाएं, उसी पे सारी चर्चा थी। और एक और विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, जो आने वाले 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी निमित्त किस प्रकार से आम जनमानस मंदिर में स्वच्छता अभियान में जुड़ेगा, उस दिन स्क्रीन के जरिए उस प्राण प्रतिष्ठा में कैसे जुड़ेगा, आरती में कैसे जुड़ेगा। उसके अतिरिक्त हर लोकसभा क्षेत्र से, हर जगह से आम समाज को अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचाना, इन सारे विषयों पे बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि ये मीटिंग जो है बड़ी फ्रूटफुल रही, बड़ी सार्थक रही। एक मार्गदर्शन भी मिला और जितने भी योजनाएं हैं, जितनी भी रणनीति है चुनाव को लेके या अन्य कार्यक्रम को लेके, इनमें बिल्कुल माइन्यूटली डिस्कस हुआ और पूरी प्लानिंग फर्दर लगभग 2.5 महीनों की बनी, जो लोकसभा चुनाव के साथ खत्म होगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज, किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया भूमि पूजन। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर जाम कर किया हंगामा, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। अम्बेडकर नगर में गुमशुदा और चोरी हुए 50 लाख रुपए के 252 मोबाइल रिकवर, एसपी ने मालिकों के सुपुर्द किए मोबाइल। पीलीभीत में फूड सैंपल फेल होने पर रॉयल किंगडम रिजॉर्ट पर खाद्य विभाग ने लगाया जुर्माना, होटल मालिक पर 50,000 और पनीर सप्लाई करने वाली फर्म पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, पनीर का सैंपल हुआ था फेल। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकी हुआ गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए मथुरा में गौ गोष्ठी का आयोजन, 6 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित गौ संसद की बनाई रणनीति, प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे शंकराचार्य। मथुरा जिला जेल में जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने मौसम की खराबी की वजह से जेपी नड्डा का दौरा मनसूख होने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कोहरे के कारण, विजिबिलिटी कमजोर होने के कारण जो है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विमान जम्मू में लैंड नहीं कर पाया, जिसके चलते भारी कोहरे ने थोड़ा व्यवधान डाला है। उधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान मिशन का हतमी आगाज 2025 में होगा और इस साल आजमाइशी परवाजें मुकम्मल की जाएंगी। जम्मू मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इंसान को खला में भेजना एक बहुत ही अहम कारनामा है और खलाबाजों को बाहिफाजत वापस लाना भी इतना ही अहम। उन्होंने कहा कि हकीकी इंसान से पहले आखिरी परवाज में युवम मित्र नामी रोबोट लेकर जाएगा और इसी वक्त गगनयान के तौर पर हम 2025 में गहरे समुद्र की तलाश के लिए एक इंसान को समुद्री तह में भेजेंगे और इससे मईशत की नई राहें हमवार होंगी। So this actually marks the completion of the 3 success stories, one after the other, in quick succession. So I would say Aditya marks the completion of the ISRO trilogy. First we had Chandrayaan 3, and all of them first of their kinds, because Chandrayaan 3 has landed in the origin area of South Pole of Moon, which had not been accessible by even Soviet Union or United States. Even those countries which started much earlier than us. Then was the Expo
sat, which happened on the New Year day, which is going to explore the silent areas, the radiation, and now, of course, this Aditya, the solar mission, which is going to discover the mysteries of the sun-earth connection, which were so far either eluding the mankind or were part of the folk tales. The test flights will be accomplished this year, because you see, we, just as it is important and very significant and very exciting to send a human being into the space, it is equally important to get the human being back safe and sound. So we have a crew module, we have an operation module, and the test flights would ensure that all these functions happen as we have envisaged. And then the last flight, before the actual flight, would be carrying a female robo, who's been named Vayo Mitra. So she would perform all those activities which actually finally a human astronaut would perform. Right. And then she would come back, she would be retrieved back. So how the astronaut goes up and finally comes back retrieved through the water. And for that activity, the naval guards, the naval forces, the coastal guards, all of them will be put into operations. It's going to be a whole of government approach. Mm-hmm. And I think it will be somewhere around 2025. And interestingly, the other part to share with you is that around the same time when we have an Indian going into the space in 2025, we would also have an Indian going into the seabed. Our sea depth maximum is about 5,000 to 6,000 meters. And we would, for that also one test pilot would be conducted this year, where an Indian would go down up to about 500 meters below the sea surface, and finally in 2025 we'll go to the lowest seabed, and that's going to generate blue economy. The minerals, the metals, the biodiversities, the entire wealth which lies in because we have a 7,500 long kilometer coastal area, longer than any other country, and these are going to add to the Indian economy in the next 25. कांग्रेस के सीनियर लीडर सुमित मंगोत्रा की क़यादत में कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने एक बड़ी तादाद उधमपुर में शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुई और अपने मुतालबात को आवाज देने के लिए उधमपुर के MCTM रेलवे स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को रोकने और उधमपुर को मौजूदा रेलवे में शामिल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक्स की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत की और इन्हें MCTM रेलवे स्टेशन के बाहर नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखते हुए पटरियों तक पहुंचने से रोक दिया। सुमित मंगोत्रा का कहना है कि उधमपुर के MCTM स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को फौरी तौर पर रोकने और मौजूदा रेलवे स्टेशन की फहरिस्त में उधमपुर को शामिल करने का मुतालबा किया। जो उन्होंने हमारे उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम उधमपुर हटा के उधमपुर का नाम मिटाने का जो काम किया है, उसके खिलाफ आज हम लोगों के साथ मिलकर उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हमने धरना दिया। हालांकि हमारा धरना पटरी पे था, लेकिन पुलिस द्वारा हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। और आज के इस धरने में हमारी दो ही मुख्य मांगे हैं। एक तो जो हमारे साजिश के तहत उधमपुर का नाम हटाया उसे वापस लिया जाए, और जो वंदे भारत का स्टॉप जिसकी घोषणा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा की गई थी और बाद में स्टॉप नहीं दिया गया, हमें तुरंत वंदे भारत का स्टॉप वापस दिया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार। अपनी पार्टी ने पादशाही सितंगलाल चौक हल्का श्रीनगर में एक अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर रहनुमा और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लाल चौक हल्के के तमाम सीनियर कारकुनान, ब्लॉक सदर और वार्ड मेंबरान मौजूद रहे। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा मुंतजिर मोयुद्दीन ने कहा कि इन पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों का मकसद लोगों को अपनी पार्टी के विजन और मिशन से आगाह करना है और निचली सतह पर आवाम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में पार्लिमानी इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी विजन के साथ लोग अमन और खुशहाली के लिए पार्टी को वोट देंगे। पार्टी एक नई पार्टी है और हम हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर लोगों तक अपना प्रोग्राम पहुंचाना चाहते हैं, और जिस मकसद के लिए हमने अपनी पार्टी बनाई है वो प्रोग्राम लेकर, और आजकल जो रोज़मर्रा के मसाइल लोगों के हैं उनको एड्रेस करने के लिए हर जगह पहुंचने की कोशिश है। उसी सिलसिले में आज हम ये अमीर अकीदुल कॉन्स्टिट्यूंसी के इस हिस्से में जमा हुए। इलेक्शन भी आने वाले हैं, उम्मीद है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन इंशाल्लाह अपने टाइम पर होंगे। उस सिलसिले में यहाँ आए हैं, लोगों की राय भी जानेंगे और इनको अपनी राय भी रखेंगे
वो भी एक हिस्सा है आज की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के चीदा वर्कर्स, एक्टिविस्ट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक जो हमारे ब्लॉक लेवल के और वार्ड लेवल के अहदेदार हैं, उनका हमने यहाँ कन्वेंशन बुलाया है। तो ये पार्टी का आप जानते हैं प्रोग्राम है कि हम वादी के, चाहे जम्मू के इलाके हों, कश्मीर के इलाके हों, हर जगह पहुंच जाते हैं लोगों को अपनी बात बताने के लिए। लोगों पे जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो मिशन है, वो पहुंचाने के लिए। तो उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है, मुसलसल लगातार जारी है। तो आज उस सिलसिले में और अब और एक भी बात इससे जुड़ी है कि पार्लियामेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हम आउटरीच करें ग्रास रूट लेवल तक, आम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और लोगों से ये कहें कि हम अपनी पार्टी का मिशन क्या है, उसका विज़न क्या है, हम जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या चाहते हैं, मुल्क के लिए क्या चाहते हैं। तो यही प्रोग्राम पहुंचाने के लिए आज हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो सीनियर कायद भी हैं, जनाब रफ़ी अहमद मीर साहब, उनके साथ हैं हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अशरफ मीर साहब और दीगर बाकी रहनुमा भी हैं। तो मिशन यही है, प्रोग्राम यही है कि जम्मू एंड कश्मीर पर अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर के मुतालिक, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें अमन है, जिसमें बेरोज़गारी का मसला है, जिसमें पावर क्राइसिस का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़द किया। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या धाम की तरफ से भेजे गए भगवान राम का एक क्लिश मटन अनंतनाग में मशहूर मार्टंड सूरज मंदिर के अहाते में राम मंदिर के अंदर नस्ब किया गया। इस मौके पर सूर्य मंदिर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मजहबी तकरीब में कश्मीरी पंडितों और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी पूजा और आरती भी की गई और मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट ने भगवान राम के कलश की तनसीब को एक अजीम कारनामा करार दिया। ये हमारे पास कलश आया है, ये अयोध्या धाम से आया है। तो मैं बहुत अपने यहाँ बरादरी मार्तंड वासियों का बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने 2-4 जगह चुने हैं, उसमें एक मार्तंड भी है। मार्तंड तीर्थ बहुत मशहूर तीर्थ है। तो हम आभार प्रकट करते हैं कि यहाँ भी एक कलश उन्होंने भेजा है और आज हमने उसका समारोह रखा था, पूजा पाठ रखा था और हमने उसको आज राम जी के मंदिर में बिठाने का प्रोग्राम रखा था। इसीलिए तो हमने आज जो हमारे आसपास यहाँ पर है जो मटन की बरादरी है, उनको भी निमंत्रण दिया था। और खुशकिस्मती ये है कि यूपी और चेन्नई से भी यहाँ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने भी इस कलश पूजा में हिस्सा लिया। वैसे भी कहते ही हैं कि यहाँ पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर श्री राम जी की कृपा हो जाए, उस पर सभी देवता, भक्त और संसार के सभी जो है जीव जंतु कृपा करते हैं। तो हमारी यही प्रार्थना विशेष रहती है कि सभी भगत जन जो हैं इस विषय का आनंद लें और पूजा पाठ के साथ जो है अपने कार्यक्रम संपन्न करें। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी लला जी की प्राण प्रतिष्ठा जो है नूतन गर्भगृह में होगी, नए गर्भगृह में। और सभी भगत जन उस दिन भगवान जी के लिए प्रार्थना करें, पूरे विश्व के लिए भगवान जी के आगे, और सभी विश्व की शांति की कामना। जेकेयूटी के ईंटों के भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। रिवायती तरीका जो ईंटों के भट्टों में इस्तेमाल होता था, उससे जक टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया गया है। ईंटों के भट्टे की सनत में इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से ज़राअत और गैसी आलूदगी के नुकसानज़दा अखराज को कम करने में मदद मिल रही है। इस इक़दाम से शोबे की कारकर्दगी बेहतर हो रही है और मालिकान की लागत में भी कमी आई है। इस तरीक़ेकार से मजदूरों की भी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। हुकूमत ने इस सिलसिले में कई इक़दाम किए हैं और खुसूसी उसूल व ज़वाबित मुरतब किए गए हैं। वज़ारत माहौलियात ने पहले ही सनती ईंट के लिए माहौलियात दोष टेक्नोलॉजी में तब्दील करना लाजमी करार दे दिया है। टेक्नोलॉजी के बगैर ईंटों के भट्टों को एनओसी नहीं दी जाएगी और इन्हें काम करने की इजाज़त भी नहीं होगी। ये जो नई टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग की आई है, इसमें बहुत ही अच्छा है। पोल्यूशन कंट्रोल बहुत है, पोल्यूशन की नामात्र वैल्यू है इसमें। और इसमें जो पहले किलन होते थे, उस किलन में पहले कोयला 85% ही जल पाता था।
कुछ ऊपर उड़ता था, कुछ ऐसे। पर गवर्नमेंट ने जब से ये टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करने के लिए कहा है, इस टेक्नोलॉजी से बहुत ही पोल्यूशन बहुत ही कम हुआ है और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। पहले सर भट्ठे थे जो पहले वाले, उसमें लकड़ बहुत कुछ झोंका जाता था, उसमें प्रदूषण का कोई बेहद हो। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकल जो काम है, इलेक्ट्रिकल में इसमें कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम मटीरियल है टोटल। ये 24 घंटे छोटा और पंखे लगे हैं, इंजन है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदूषण तो बिल्कुल टोटली खत्म ही है यहाँ। ईंट के भट्ठों में जो रिवायती तरीका था ईंट को पुख्ता करने का, वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उससे माहौल आलूदा होता था। जहां आज की बात करें, एक नई टेक्निक के साथ इन ईंटों को पुख्ता किया जाता है। ख़ास तौर से इन ईंटों के बीच में एक बड़े बड़े सुराख रखे जाते हैं जहां से कोयला डाला जाता है और ख़ास खुसूसन एक टेक्निक से फ़ैन और मोटर के ज़रिए वो पुख्ता की जाती है, जिससे माहौल आलूदा नहीं होता। कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।